29 जनवरी को पहला कोरोना का केस मिला। उसके बाद से जो लोग हिंदुस्तान आए बैरून ममालिक से, उनकी स्क्रीनिंग वहाँ पर एयरपोर्ट पर होती थी। 22 मार्च को जब जनता कर्फ्यू लगा, उस वक्त तक 173 लोग बैरून मुल्क से हिंदुस्तान मालेगांव शहर में आए। उनका पूरा रिकॉर्ड रखा गया, उनको क्वारंटाइन रखा गया। 24 मार्च को लॉकडाउन लगने तक वो सारे लोगों की क्वारंटाइन की पीरियड ख़त्म हो गई, उनके अंदर कोई अलामात कोरोना की नहीं मिली। 24 तारीख से लॉकडाउन शुरू हुआ। ऐसा लगा कि बीमारी बड़ी तेज़ी से फैलेगी, मगर हम लोग इत्मीनान से थे कि अल्लाह ने नासिक ज़िले को इससे महफूज रखा था। अचानक 8 अप्रैल को लॉकडाउन लगने के 16 दिन के बाद मालेगांव में ये ऐलान किया जाता है कि 5 मरीज पॉजिटिव निकल गए। किसी का दिल तस्लीम करने को, मानने को न उस वक्त तैयार था, ना आज मानने को तैयार है कि इस बात में कहाँ तक सच्चाई है। क्योंकि जब जो लोग बैरून शहर से आए थे वो तो उनको क्वारंटाइन किया गया और उनसे तो कोई मर्ज था निकला नहीं और किसी से फैलने का सवाल नहीं, क्योंकि वो आए, उनको क्वारंटाइन कर दिया गया। फिर मर्ज आया कहाँ से? बेचैनी और इस्तिराब के आलम में ये भी बोला गया कि शब बारात है, हम लोग कब्रस्तान ना जा पाए, इसलिए शब बारात से आए। एक दिन पहले ये बात उठाई गई और उसके बाद लगातार इन्हें डबलिंग रेट एक दिन का इतनी तेज़ी से किसी दुनिया के किसी शहर में, किसी मुल्क में इतनी तेज़ी से नहीं हुआ कि एक दिन में डबलिंग रेट। पहले दिन 5, दूसरे दिन 10, तीसरे दिन 20, चौथे दिन 40, इतनी तेज़ी से एक दिन का डबलिंग रेट कहीं नहीं रहा। इतनी तेज़ी से हमारे यहाँ पर इस बीमारी ने पैर पसारे, हम सब लोग हैरान थे। यहाँ तक कि शहर के एक मोतबर नुमाइंदे को जाकर के बोलना पड़ा कि आप जो टेस्टिंग के लिए आप रिपोर्ट भेजते हैं, टेस्टिंग के लिए आप जो भेजते हैं, तो वो नाम और पते के साथ मत भेजो, आप कोड नंबर के साथ भेजो। ये इस बात की अलामत थी कि आने वाली रिपोर्टों पर लोगों को यकीन नहीं था। फिर कुछ जिम्मेदारों ने जाके तस्दीक भी कर दी कि हाँ, हमने देखा है, रिपोर्ट बराबर है। और उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ कि इतनी तेज़ी से बीमारी बढ़ी, लेकिन हमने ये देखा कि कोरोना की बीमारी और कोरोना के मर्ज़ की वजह से अमवात की खबर नहीं थी, मगर दूसरी बीमारियों में फलां का इंतकाल हो गया, फलां का इंतकाल हो गया, वो चले गए, उनको अटैक आया, वो ख़त्म, इनकी शुगर बढ़ी, वो ख़त्म। इस तरीके से उलमाए किराम, साबिक काउंसलर, साबिक कारपोरेटर, हत्ता कि इस शहर में अभी 3 बरस पहले जो शहर के अव्वलीन शहरी थे, साबिक मेयर, वो भी चले गए। इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदार हस्तियों का निकल जाना आवाम को बेचैन करने वाला था। और एक एक साथ 3-3 मैयत के पुकारे, एक एक दिन में 40-40, 50-50 मैयत। ख़ास तौर से मैं देखता हूँ कि मेरे अतराफ़ में मेरे रिश्तेदार, मेरे पड़ोसी, मेरे साथ में काम करने वाले, सियासी, मजहबी, समाजी फील्ड में मेरे साथ काम करने वाले, ऐसे इस बाजू में बैठने वाला मेरा कोई साथी गया तो मेरे सामने साथ में रह के काम करने वाला कोई गया, तो कोई पीछे से मेरा बेकिंग करने वाला गया, तो मैंने मौत का वो मंज़र देखा है कि मौत मेरे आगे पीछे दाएं बाएं सब तरफ मौत। इस तरीके का माहौल पूरे शहर ने देखा। पूरा शहर हैबत ज़दा था, लेकिन समझ में नहीं आता था कि किया क्या जाए। धीरे धीरे सारी बातें सामने आती गई, तो आज पूरा शहर बैक ज़बान बोल रहा है कि उन 40-45 दिनों में जो 1200 अमवात हुई है वो गैर मामूली हैं। और वो कुदरती मौत उनको इसलिए नहीं बोला जा सकता क्योंकि साफ दिखाई देता है कि ये लापरवाही की वजह से हुई है या कुछ लोगों की नालायकी की वजह से हुई है। तमाम दवाखाने बंद कर दिए गए, इलाज मुआवजे की सारी सहूलियात मजदूद कर दी गई। जिनके पास दवाओं के डिस्क्रिप्शन थे, जिनके पास गोलियों की फाइल थी, उनकी फाइल के मुताबिक भी मेडिकल स्टोर पर गोलियां अवेलेबल नहीं थी, मुहैया नहीं थी। इस तरीके से अमवात हुई और
इंतज़ामिया, हमारे नुमाइंदे, सरकारी ऑफिसरान, डॉक्टर्स, हर एक की लापरवाही। जो दवाखानों में एडमिट थे उन दवाखानों में दाखिल मरीजों की तरफ से वीडियो क्लिप बना बना करके यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर डाली गई। आज करोड़ों रुपया इस बीमारी से निपटने के नाम पर खर्च हुआ। ये बोला गया कि साफ सफाई शहर में बिल्कुल ठप थी, जबकि अगर बीमारी फैली है तो साफ सफाई का निज़ाम और तेज़ी से अच्छा करना चाहिए, मगर उसके बाद साफ सफाई का निज़ाम ठप हुआ। जब इंतज़ामिया से सवाल किया गया क्यों साफ सफाई का निज़ाम क्यों ठप है, तब ये बोला गया कि 200 सफाई कर्मचारी जो शहर में साफ सफाई करते थे उनको कोविड हॉस्पिटल्स में, यानी कोरोना के इलाज के लिए जो दवाखाने बनाए गए उनमें लगा दिया गया सफाई के लिए। मगर आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा होगा कि कोविड के हॉस्पिटल्स में कोरोना के मरीज जहाँ एडमिट थे वहाँ पर किस कदर गंदगी दवाखानों में थी, किस कदर क्वारंटाइन सेंटर्स में जहाँ पर अलहदा किए गए मशकूक लोगों को रखा गया था, बड़ी मालेगांव हाई स्कूल हो, मंसूरा हो, वहाँ पर साफ़ सफाई का क्या निज़ाम था सबने देखा है। कचरों के अंबार, पलंगों के पास, मरीजों के पलंग के पास कचरे पड़े हुए थे और मेडिकल वेस्ट थे, जबकि मेडिकल का कचरा वो बहुत ज़्यादा जानलेवा होता है। जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसकी नीडल, उसकी सिरिंज, जो सलाइन चढ़ाई जाती है उसकी नली, यहाँ तक कि डॉक्टरों ने जो पीपी किट पहना था, जो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, प्राइवेट प्रोटेक्शन के लिए जो इक्विपमेंट पहनते हैं, वो उतारने के बाद वो भी वहीं फेंक दिए, जबकि उसे ले जा करके मुनासिब जगह पर जहाँ डिस्ट्रॉय किया जाता है, जहाँ उसको बर्बाद किया जाता है, जलाया जाता है या दफनाया जाता है, वहाँ डालना चाहिए था, मगर वो भी मरीजों के पास ही पलंग पर उतार के फेंक के चले गए। ये सफाई का आलम था। इन सारे हालात में लोगों को ऐसा है कि इन लापरवाहियों की वजह से ही ये जाने गई है। अगर दवाखाने बंद नहीं किए जाते, मुनासिब इलाज मिलता, कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर ठीक ढंग से इंतजामात होते तो शायद इतनी अमवात नहीं होती। इसीलिए बहुत सारे लोग इसको मेडिकल मर्डर का नाम देते हैं। ये तो हैं इस शहर के हालात, मगर हम ज़ाती तौर पर किसी को आज मुरीदी इल्ज़ाम ठहराने की, किसी की तरफ उंगली उठाने के रवादार नहीं है, क्योंकि शहर हमारा है, शहर के सारे लोग हमारे हैं, ऑफिसरान हो, सियासी पार्टी के ज़िम्मेदारान हो, सब कोई हमारे हैं, दवाखानों के डॉक्टर्स भी हमारे हैं, और हर एक अपनी सफाई पेश कर रहा है। तो तुम जब अपनी सफाई पेश कर रहे हो तो तुम हमारे हो, हमने तुमको मान लिया कि आप लोग का कोई कसूर नहीं है, लेकिन जो जाने गई है वो भी तो हमारे अपनों की गई है, को खोया है। जिन्होंने अपने घर के डॉक्टर इखलाक उस्मानी साहब, वालिद भी गए, भाई भी गया, सूफी मिल्लत हज़रत सूफी गुलाम रसूल जैसे लोग गए, कुल जमाती तंजीम जो इस शहर के अंदर मसलकी झगड़ों को हमेशा कंट्रोल में रखती थी और मिली मसाइल पर बबांग दहल आवाज़ उठाती थी। तो हमने शहर के सब लोगों को सोचा कि उनको जमा करके हम बात करेंगे कि इंसाफ मिलना चाहिए। जिनको बेमौत मरना पड़ा, इलाज नहीं मिलने की वजह से, किसी न किसी की लापरवाही या ज़्यादती की वजह से किसी की जान गई है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, उनके वर्षा को मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन्होंने लापरवाही की उनको सज़ा मिलना चाहिए। जिन्होंने अखराजात करने में कुछ अगर 19-20 किया होगा वो भी होना चाहिए। अगर किसी ने, आवाम ने तुमको चुनकर नुमाइंदा बनाया, उसके बाद तुम आवाम के लिए अगर कोई गुमराहकुन बयानबाजी करते होगे या तुम अपने फ़राइज़ को अदा करने में कहीं कोताही करते होगे, तुम्हारा भी सामने आना चाहिए। इन तमाम बातों को सामने लाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम सरकार से मुतालबा करें कि सरकार एक कमेटी बैठावे, एक इंक्वायरी कमीशन बैठावे। जलगांव में सिर्फ 100 अमवात हुई, वहाँ के जलगांव के पालक मंत्री ने वहाँ पर इंक्वायरी कमेटी बिठा दी। हमारे यहाँ पर 1200 अमवात हुई है। आवाम के दावे के मुताबिक, अभी हम फाइनल फिगर नहीं मालूम, हम लोग कब्रस्तानों से, शमशान भूमियों से हम उसकी तादाद हासिल करेंगे तो हम फाइनल फिगर बोलेंगे, लेकिन आवाम के कहने के मुताबिक 1200 के लगभग मौत हुई है। जो वहाँ 100 मौत के ऊपर इंक्वायरी हो जाती है, हमारे यहाँ 1200 अमवात हो गई, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। सरकार से कहा जाता है कि 1200 अमवात हुई, सरकार बोलती है कि नहीं, सिर्फ 64-65 हुई है।
क्योंकि सरकार के पास रिकॉर्ड सिर्फ कोरोना का जा रहा है, सरकार का सारा फोकस सिर्फ कोरोना के मरीजों पर है और कोरोना से होने वाली अमवात का रिकॉर्ड वो बोलते हैं। लेकिन जिनको कोरोना साबित नहीं हुआ, दीगर अमराज में जो लोगों का इंतकाल हुआ, उन अमवात के बारे में तो सरकार सोचने को ही तैयार नहीं है। और हम लोग 2017, 2018, 2019 का भी रिकॉर्ड कब्रस्तानों से और शमशान भूमि से निकालेंगे, ये साबित करने के लिए कि ये जो अमवात इस पीरियड में 2020 में हुई है, हमेशा इतनी अमवात नहीं होती थी। तो ये जो हुई है ये गैर मामूली हुई है, ये मामूल से हट कर हुई है, इसलिए इन अमवात की इंक्वायरी होना ज़रूरी है। हम सरकार से मुतालबा करेंगे कि हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज को इंक्वायरी कमीशन बना करके मालेगांव भेजा जाए। इसलिए फौरी तौर पर ऐसी एक इंसाफ कमेटी का ऐलान करना ज़रूरी था। तो हमने उजलत में तहरीक इंसाफ कमेटी का ऐलान कर दिया। अभी हम लोग पूरे शहर तक पहुँचे नहीं हैं। आप लोग जब ये हमारा पैगाम लोगों तक पहुँचाएंगे, और जो लोग भी यूट्यूब पर हमको सुन रहे हैं, हम उनसे गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस तहरीक इंसाफ कमेटी में, आपको आम दावत है, इस कमेटी के साथ चल करके इस शहर की 1200 लोगों की जाने गई है, उनकी रूहें आपको आवाज़ दे रही है कि आइए और हमको आगे बढ़ करके इंसाफ दिलाइए। उनके वर्षा आपकी राह देख रहे हैं कि है कोई, हमने इतने सारे कीमती जाने खो दी, हमको कोई इंसाफ दिलाने वाला है, कोई सरकार से हमको मुआवजा दिलाने वाला है। और लॉकडाउन के पीरियड में सब कुछ हुआ, जो मजदूर तबका था उनको किसी किस्म का हर्जाना नहीं मिला। तो हमारे नुमाइंदे, हमारी सरकार क्या कर रही है, उनके लिए भी आवाज़ उठाना है। आपकी कमेटी में जो जिम्मेदार है कौन कौन है और उनका बैकग्राउंड क्या है, पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है, ये मिली है? देखिए, अभी हमने कमेटी में जो भी सोशल फील्ड में काम करने वाले, समाजी फील्ड में काम करने वाले, मिली मसाइल पर आवाज़ उठाने वाले, और जो आम तौर पर फील्ड पे काम करने वाले कुछ बुज़ुर्ग, जैसे कुल जमाती तंजीम के सरगर्म रुकन में अकबर सेठ अशरफी जो सूफी साहब के साथ में रहते थे, मौलाना अब्दुल हमीद अज़हरी साहब के फर्जंद हैं हिफ्ज़ुर रहमान अज़हरी साहब, ये मुशायरे वगैरह काफ़ी दुनिया में इनका नाम रहा, इम्तियाज़ सेठ साहब, और हमारे मीटिंग की पहली मीटिंग की सदारत की थी इकबाल भाई कांच वाला, इनको आप जानते ही हैं। इसके साथ में नसीर अहमद अंसारी साहब है, अंजुमन सरकार मुफ्ती आज़म, ये मजहबी तंजीम भी चलाते हैं, उसके साथ उसके भी ज़िम्मेदार हैं, और समाजी कामों में भी सूबी साहब के शाना बशाना रहे हैं। सुन्नी ताज़िया कमेटी का नाम आपने सुना होगा, बहुत सरगर्म रहती है, उनके ये सदर साहब हैं रियाज अहमद कादरी अतरवाला साहब। ये समाजवादी पार्टी में काफ़ी अरसे से काम किए हुए मंसूर अंसारी साहब हैं। अक़लियती फलाह बहबूद फाउंडेशन के जुने, आपने दो बातें की, एक तो गैर मामूली अमवात और दूसरा मजदूर तबके को लेकर, और आप दोनों के लिए इंसाफ की बात कर रहे हैं। उसके लिए आपके पास लीगली तौर पे क्या है, आपने इक़दाम किया, क्या करने वाले? लीगली तौर पे हमने पहले कि शहर के एक बहुत नामवर वकील हैं जिन्होंने वकालत पढ़ी है मगर उसको पेशे के तौर पे अपनाया नहीं है, वो इस शहर के बहुत सारे मसाइल पर बोलते रहते हैं। उन्होंने, और उनके लड़का भी जो है वो भी हाई कोर्ट के अंदर प्रैक्टिस के लिए मतलब वो जाते आते, उन लोगों ने भी ऑफ़र किया है। शहर के और भी जो मुस्लिम वकला तंजीम है, मुस्लिम वकला की तंजीम है, उन्होंने भी हमको ऑफ़र किया है कि हम लोग पूरी इन्हें जो लीगल गाइडेंस आप लोगों को हम लोग देंगे, और जहाँ हमारी ज़रूरत होगी हम बिला मुआवजा साथ में रहेंगे। आपने जलगांव का रेफरेंस है, जलगांव में 100 अमवात के ऊपर कमेटी बैठती है और मालेगांव में 1200 पे क्यों नहीं बैठती है? जलगांव के अंदर 100 अमवात पर इंक्वायरी बिठा दी जा रही है और मालेगांव के अंदर 1200 अमवात पर इंक्वायरी क्यों नहीं बिठाई गई? कि 100 अमवात होने पर अगर वहाँ पर इंक्वायरी बैठा दी जाती है और हमारे शहर में 1200 अमवात, अब 1200 अमवात के अंदर कुछ ऐसे चुनिंदा शख्सियात है जो शहर के लिए काबिले ज़िक्र लोग रहते थे और शहर के लिए हर वक्त हम वक्त दौड़ भाग करते थे, आवाम के लिए, आवाम की खातिर अपनी कुर्बानियाँ भी पेश की, लेकिन उन्होंने इस वक्त कोरोना के अंदर अपनी जान गंवा बैठे। तो ये अगर 1200 अमवात पर हमारे शहर के अंदर अगर इंक्वायरी नहीं बिठाई गई है तो इसी सवाल को लेकर हम कोर्ट तक जाना चाहते हैं कि आप हमारे लिए इंक्वायरी अब बैठाओ। तब अगर आपने नहीं बैठाया, हमारे एक उदाहरण है हमारे लिए सिर्फ एक चीज़ का कि आपने 100 के ऊपर इंक्वायरी बिठा दिया, हमारे ऊपर 1200 अमवात शहर में उसके ऊपर नहीं बिठाया आपने, तो उस इंक्वायरी के लिए हम कोर्ट तक जाना चाहते हैं। और दूसरा सवाल उनका एक बहुत अच्छा था अभी
लास्ट में सवाल आपने क्या किया उनसे, सियासी लोग से आप क्या ताउन चाहते हैं? तो इसका जवाब एक मैं बहुत अच्छे तरीके से देना चाहता हूँ, सियासी लोगों को भी देना चाहता हूँ और शहर की आवाम को भी देना चाहता हूँ। सबसे पहले अभी हमने जो मीटिंग लिया, मुख्तसर मीटिंग लिया था इससे पहले, तो अभी लोगों के बीच में ये चर्चा आई है कि हमारी इस चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखा जा रहा है, जैसा कि अभी जावेद अनवर साहब ने बताया है। लेकिन मैं उन तमाम सियासी पार्टी के लीडरान से भी ये बोलना चाहूँगा कि हमारी इस कमेटी के अंदर आपका इस्तकबाल है, आपको खुल्लम खुल्ला दावत दी जाती है। ये जो कमेटी है इंसाफ के लिए आगे बढ़ी है, इसके अंदर किसी तरह का कोई सियासी रोल अदा नहीं किया जाएगा। अगर हमारी कमेटी के अंदर कोई हमारे मेंबरान सियासी रोल अदा करते हैं तो हम जो चुनिंदा जिम्मेदार लोग रहेंगे उसको बिला खौफ हमारे कमेटी से निकाल दिया जाएगा और उसका भी मीडिया के अंदर उसका जिक्र किया जाएगा। हम उन तमाम सियासी पार्टियों को और उन तमाम सियासी लीडरान को दावत देना चाहते हैं कि अगर आपसे कोरोना के टाइम में कुछ गलती हो गई है तो आज हमारे साथ जुड़ जाओ, क्योंकि सुबह का भूला अगर रात को लौटता है तो उसको भूला नहीं कहते। और कोई बात जावेद भैया? अकबर सेठ बोलो। अकबर सेठ का ले लो बोल, हाथ में लेके बोलो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लड़ाई हम लोग एक फ़र्द वाहिद के लिए नहीं लड़ रहे हैं। जिस तरीके से सूफ़ी ग़ुलाम रसूल क़ादरी साहब पूरी आवाम के लिए लड़ते थे, आज उन्हीं के मिशन को आप आगे लेके उन्हीं की तर्ज पे हम लोग लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं। और इंसाफ कमेटी तारीख से जो इंसाफ की आवाज़ उठी है उसी को आगे बढ़ाने के लिए हम सभी से बोलते हैं कि जो लोगों को तिब्बी इमदाद नहीं मिली है उन पे उनकी तिब्बी इमदाद कैसे नहीं मिली, कौन से दवाखाने बंद थे और कैसे हुआ, उसकी सख्त से सख्त इंक्वायरी हो और उनको इंसाफ मिले, यही हमारा बोलना है। नसीर भाई दो बार बोलो। अभी गुज़श्ता मीटिंग में डॉक्टर इखलाक उस्मानी साहब ने बताया था कि जीवन हॉस्पिटल में जो डॉक्टर मौजूद था, यानी ड्यूटी पे जो डॉक्टर था, उसको वेंटिलेटर लगाना नहीं आता था। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे जो अमवात हुई हैं वो गैर फितरी हुई हैं। जो जावेद अनवर साहब ने कहा कि मेडिकल कत्ल है वो बात उससे साबित होती है। तो इसके लिए तंजीम बनाई गई है तहरीक इंसाफ कमेटी कि जो भी बदउनवानियाँ हुई हैं उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, और कार्रवाई अगर नहीं की जाती है तो जहाँ भी हमको जाना पड़ा गली से दिल्ली तक हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके लिए इंसाफ मिले, और जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको इंसाफ मिलना चाहिए। और किसी न किसी को तो उठना ही पड़ेगा, अगर कोई उठेगा नहीं तो इंसाफ मिलेगा नहीं। जैसा कि अभी बताया गया कि 100 लोग इंतकाल किए, उसके बाद वहाँ कमेटी बैठ गई जलगांव में, और यहाँ 1200 अमवात पे भी कमेटी नहीं बिठाई गई। तो इसमें हमारी जो नुमाइंदगी कमज़ोर है। अगर नुमाइंदगी सही तरीके से हुई होती तो हमको ये कमेटी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। उनके शाना बसाना हम उनके पीछे पीछे चलते रहते। तो अगर सियासी नुमाइंदे अगर हमारे साथ आना चाहते हैं और सही तरीके से काम करना चाहते हैं तो हम उनके पीछे आज भी चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन हक़ और ईमानदारी से वो लोग काम करें। हम उनके पीछे रहेंगे, हमको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये कोई सियासी फील्ड में ज़्यादा सरगर्म नहीं रहते, सब अवामी फील्ड में काम करने वाले लोग हैं और आवाम के लिए भलाई चाहते हैं। इसके लिए तंजीम बनाई गई है। तो आवाम का काम होना चाहिए, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होना चाहिए और बदउनवानी नहीं होना चाहिए। और जहाँ बदउनवानी होगी वहाँ ये कमेटी आवाज़ उठाएगी। इसी मकसद के लिए वो कमेटी बनाई गई। जिस तरीके से ये कमेटी अमल में आई है, इसका हम शाना बसाना रह करके पूरी तरीके से इनके साथ रह करके काम करेंगे। और जिस तरीके से बदउनवानी हुई है और जहाँ पर कोताहियाँ हुई है, शासन से हो प्रशासन से हो, जिस तरीके से हमें लड़ना की ज़रूरत पड़ेगी हम उस तरीके से लड़ेंगे। केंद्र से लेकर के हम मंत्रालय से लेकर के हर जगह जाएंगे और इंसाफ दिलाएंगे, हिसाब मांगेंगे। हमारी अक़लियती फ़लाह बहबूद फाउंडेशन में हमारे तमाम ही नौजवान इस कमेटी के साथ है और हम शाना बशाना इनके साथ रह करके पूरी तरीके से जद्दोजहद करके हम इंसाफ की लड़ाई को लड़ेंगे।